विद्यार्थियों विद्यार्थियों इस वीडियो में हम आगमन एवं निगमन विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों सिद्धांतों के निर्माण के लिए कुछ निश्चित विधियों को अपनाता है। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए यह भी अपने नियमों एवं सिद्धांतों की खोज करने हेतु कुछ विधियों का अनुसरण करता है। आर्थिक विश्लेषण में अर्थशास्त्री दो विधियों का उपयोग करते हैं। एक है निगमन विधि डिडक्टिव मेथड्स और दूसरा है इंडक्टिव मेथड्स आगमन विधि। निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इसके अंतर्गत हम मानव प्रकृति के कुछ सर्वमान्य आधारमूलक एवं स्वयंसिद्ध नियमों से तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अंतर्गत तर्क विधि द्वारा एक नियम के आधार पर दूसरा नियम स्थापित किया जाता है। आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसमें पहले तथ्यों को एकत्र करते हैं और उनके आधार पर फिर निष्कर्ष निकालते हैं। आगमन प्रणाली में हम अनेक उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम की स्थापना करते हैं। इसके अंतर्गत पहले किसी आर्थिक घटना के बारे में और इतिहास के अध्ययन से पता लगाया जाता है और उसके आधार पर तथ्य एकत्रित करके फिर उन तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में दो विधियां हैं, निगमन विधि और आगमन विधि। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि को विश्लेषणात्मक, अमूर्त या निराकार या अनुभवपूर्व या गणितीय विधि भी कहते हैं। इसे तर्क विधि भी कहते हैं। इसमें विश्लेषण एवं जांच पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें मान्यताओं एवं परिकल्पनाओं, तर्क वितर्क का अधिक प्रयोग होने से यह अमूर्त या निराकार मानी जाती है। इसमें अनुभव एवं तथ्य बाद में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे अनुभवपूर्व विधि भी कहा जाता है। इसमें गणितीय तर्क का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह गणितीय विधि भी कहलाती है। इसमें हम कुछ सामान्य एवं स्वयं सिद्ध बातों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर हमें उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो इस संबंध में हम इस मान्यता को मानते हैं कि उत्पादक जो है वो अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। फिर हम बाजार के बारे में पता करते हैं कि वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत एक उत्पादक के लिए दी हुई मानी जाती है। अतः यह अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उस बिंदु तक उत्पादन करेगा जहां उसकी सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। MC सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट बराबर प्राइस P कीमत के बराबर हो जाए। MC बराबर P। अतः पूर्ण प्रतियोगिता व लाभ अधिकतमकरण की मान्यता के साथ हमने एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि उसे सीमांत लागत और कीमत के बिंदु तक उत्पादन करना चाहिए। तो इस प्रकार निगमन विधि में हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि यदि ऐसा है तो उसका परिणाम ऐसा होगा। यदि A सही है और B सही है तो C भी सही होगा। तो निगमन विधि में कुछ मान्यताओं के आधार पर तर्क का उपयोग करके हम परिणाम निकालते हैं और बाद में उन परिणामों की जांच तथ्यों की सहायता से करते हैं। यदि परिणाम और तथ्य दोनों का मेल हो जाता है तो वहाँ पर वो सिद्धांत स्थापित हो जाता है, नहीं अदरवाइज वो वैकल्पिक सिद्धांत
बनाया जाता है। तो इस प्रकार निगमन विधि में मान्यताओं और तार्किक विवेचन पर निर्भर करती है और इसका उपयोग मांग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, आय के सिद्धांत में किया जाता है। अब है निगमन विधि के गुण। पहला है सरलता, क्योंकि यह मेथड स्वयं स्वतः सिद्ध एवं सर्वमान्य तथ्यों को आधार मानकर चलता है। इसमें विशिष्ट की खोज में इसका प्रयोग बहुत ही सरलता से किया जाता है। फिर है सर्वव्यापकता, कि इसके द्वारा प्रतिपादित नियम और निष्कर्ष हर समय, हर दशा, हर देश में हमेशा सही होते हैं, क्योंकि मानव की सामान्य प्रवृत्ति एवं स्वभाव पर यह आधारित होते हैं। जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आदि इसके नियम हैं। फिर है निश्चितता और स्पष्टता, क्योंकि इस मेथड में गणित का प्रयोग और तर्कों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष निश्चित, स्पष्ट और विश्वसनीय रहते हैं। फिर है निष्पक्षता, यह स्वयं सिद्ध तथ्यों पर नियमों पर प्रतिपादित होने के कारण इसके निष्कर्ष को अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए यह निष्पक्ष बना रहता है। फिर है भविष्यवाणी करना सरल, इस रीति में अनुमान लगाया जाता है और निष्कर्ष निश्चित होते हैं। इन अनुमानों के आधार पर भविष्यवाणी करना सरल होता है। अब है निगमन विधि के दोष। पहला है निष्कर्ष काल्पनिक एवं अवास्तविक होते हैं। इसके अंतर्गत तथ्यों की जांच न कर केवल स्वयं सिद्ध बातों को आधार मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इस आधार पर ही, अगर इसका आधार ही असत्य और अविश्वसनीय है तो निष्कर्ष भी वास्तविकता से दूर होंगे। फिर है निष्कर्षों में सर्वव्यापकता का अभाव, आर्थिक दशाएं स्थान, समय और परिस्थितियों के साथ निरंतर लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसके निष्कर्षों में सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है। ये थी निगमन विधि। अब है आगमन विधि। आगमन विधि को ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित व उत्तरानुभव विधि भी कहते हैं। इसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसमें प्रयोग एवं तथ्यों की सहायता से सिद्धांत बनाए जाते हैं। मांग का नियम, मांग और कीमत के बीच संबंध है, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। उसी प्रकार मजदूरी व श्रम की पूर्ति। इस विधि के दो भाग, प्रयोगात्मक विधि और सांख्यिकीय विधि। पहली है प्रयोगात्मक विधि। इसमें नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं जिनकी सहायता से कुछ घटनाओं का प्रभाव काफी सरल परिस्थिति में देखा जाता है। जैसे हम किसी फल का प्रभाव अगर स्कूल के बच्चों पर देखते हैं तो उसमें हम दो स्कूल चुन लेते हैं, उनमें से एक स्कूल के बच्चों को फल देते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं देते हैं, और फिर फल के जो प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसका अर्थशास्त्र में सीमित प्रयोग ही किया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि की अपेक्षा सांख्यिकी विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है और उसका अधिक महत्व है। फिर है सांख्यिकी विधि। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधि का उपयोग तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने में किया जाता है। इसमें सैंपलिंग विधि के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे मान लो कि 1000 श्रमिक हैं और उनके उपभोग का अध्ययन करना है, तो हम ये कार्य 100 श्रमिकों के जो परिवार हैं उनके बजट के आधार पर भी कर सकते हैं। उनमें से कुछ सैंपल लेके और हम उस संपूर्ण क्षेत्र के बारे में पता लगा सकते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे मांग का नियम है, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत है, एंजल का उपभोग नियम है, ये सब आगमन रीति के द्वारा ही इनका उदय हुआ है। अब है आगमन विधि के गुण। पहला है
इसके निष्कर्ष वास्तविकता के निकट एवं विश्वसनीय हैं, क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं वह वास्तविक तथ्यों और घटनाओं के ऑब्जर्वेशन से ही निर्धारित होते हैं, इसलिए ये वास्तविकता के निकट और विश्वसनीय होते हैं। फिर है निष्कर्षों की जांच संभव है, क्योंकि इस मेथड में सिद्धांतों एवं नियमों को ऐतिहासिक अनुभव, वास्तविक प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा जांचा जा सकता है। आगमन विधि के दोष, यह रीति जटिल और कठिन है, क्योंकि इसमें आर्थिक घटनाओं से संबंधित आंकड़ों, तथ्यों को एकत्रित करना और उसमें पारस्परिक समन्वय स्थापित करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए पहले से प्रशिक्षण प्राप्त योग्य व्यक्तियों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यह मेथड कठिन और जटिल है। फिर है यह पद्धति खर्चीली है, क्योंकि इसके अंतर्गत आर्थिक घटनाओं से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्वेषक रखना, उनके परीक्षण की व्यवस्था करना, आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, इन सब में धन की और समय दोनों का ही खर्च अधिक होता है, इसलिए ये पद्धति खर्चीली